नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर थर्ड की यूनिट 10 यानी कि भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंतर्गत हमने भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं उसके महत्व को जाना। दूसरी वीडियो के अंतर्गत हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं देखी थी, जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त संकल्पनाओं को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे सारांश एकेडमी पर प्रशासन एवं प्रबंधन की भी लेक्चर प्रारंभ हो चुके हैं, जिनको आपके द्वारा देखना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। एमपी जो है वो ललित सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भूगर्भ शास्त्र की तीसरी वीडियो की। तो तीसरी वीडियो के अंतर्गत हमको क्या देखना था? द्वैतवादी संकल्पनाएं देखनी थी और आधुनिक सिद्धांत देखने थे। मैंने आपको दूसरी वीडियो के अंतर्गत क्या बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड करके हमको पढ़ना होगा। पहली क्या हो जाएंगी? प्राचीन मान्यताएं हो जाएंगी, जिसके अंतर्गत हमने धार्मिक मान्यताओं को और दार्शनिक मान्यताओं को देखा था। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक मान्यताएं तीन भागों में डिवाइड की गई थी। पहली थी अद्वैतवादी संकल्पना, और दूसरी थी द्वैतवादी संकल्पना, तीसरी थी आधुनिक सिद्धांत। अब हमने क्या देखा था? धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं को मोटे मोटे तौर पर देख लिया था, और अद्वैतवादी संकल्पनाओं को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम द्वैतवादी और आधुनिक सिद्धांत को देखेंगे। हमने देख लिया था धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी हैं। दार्शनिक मान्यताओं के अंतर्गत चार दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विद्वानों की देख ली थी। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत देख लिया था कि एक ही तारे से किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, जिसके अंतर्गत हमने तीन परिकल्पनाओं को देखा था। पहली पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरी वायव्य राशि परिकल्पना, और तीसरी निहारिका परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं को पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है, ये हमने जान लिया था। अब हमको देखना है द्वैतवादी संकल्पनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं द्वैतवादी संकल्पनाओं की। तो दोस्तों, ये समझ लेना ज़रूरी है कि द्वैतवादी संकल्पना आखिरकार है क्या। जैसा कि हमने अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत देखा था कि एक ही तारे से यानी कि सूर्य से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सूर्य से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। लेकिन द्वैतवादी संकल्पना जो है उसी के ठीक विपरीत परिकल्पना है या संकल्पना है, जो कहती है कि दो तारों से यानी कि बाइनरी स्टार प्रणाली के द्वारा यानी कि बाइनरी स्टार सिस्टम के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, जिसके अंतर्गत दो तारे हुआ करते थे, और दो तारों के आपसी संयोग से ही क्या हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ये कहती है द्वैतवादी परिकल्पना, जिसके अंतर्गत तीन परिकल्पनाएं फिर से शामिल हो गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी शामिल हो गई हैं? पहली हो गई है ग्रहाणु परिकल्पना, दूसरी है ज्वारीय परिकल्पना, और तीसरी है द्वितारक संकल्पना, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक परिकल्पनाएं। नोट करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि द्वितारक संकल्पना है, जिसको हम द्वितारा संकल्पना या फिर द्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना की। ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है। 1905 में प्रतिपादित की गई थी। कब प्रतिपादित की गई थी? 1905 में प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा? चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा। 3 नंबर में आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो आपका उत्तर सटीक एवं सही होना चाहिए, जो है चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा।
ये परिकल्पना कहती क्या है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पहले से पता है कि 1896 तक लगभग कौन सी परिकल्पना प्रचलित हुआ करती थी? निहारिका परिकल्पना प्रचलित हुआ करती थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निहारिका परिकल्पना आखिरकार किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जो कि 3 नंबर में प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो इस परिकल्पना से पहले जो परिकल्पना थी वो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत थी, और उसमें क्या बताया गया था कि गैसीय निहारिका से किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। लेकिन 1905 में चैम्बरलेन और मोल्टन आते हैं, वो कहते हैं नहीं, गैसीय निहारिका से सौरमंडल की उत्पत्ति नहीं हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है ठोस पिंड से। किससे हुई है? ठोस पिंड से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब इसकी व्याख्या को समझने के लिए हम डायग्राम्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो ग्रहाणु परिकल्पना आखिरकार कहती क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना कहती है दोस्तों कि जो सौरमंडल है उसमें जो सूर्य था, प्रारंभ में जो सूर्य था वो कैसा था? आज जैसी वर्तमान स्थिति में नहीं था। वो कैसा था? ठंडा था, स्थिर था और ठोस था। कैसा था? ठंडा था, स्थिर था और ठोस था। इस प्रकार से ये सूर्य उस समय विद्यमान था। अब क्या हुआ था? ये बृहद निहारिका के रूप में विद्यमान था। ठंडा था, ठोस था, स्थिर था और बृहद निहारिका के रूप में विद्यमान था। निहारिका गैसीय रूप में विद्यमान नहीं थी। ये जो सूर्य है वो ठंडा, ठोस, स्थिर और निहारिका के स्वरूप में विद्यमान था। इसके अंदर जितनी भी सौर ज्वालाएँ जैसे कि आज निकलती रहती हैं, जिसे हम सोलर प्रोमिनेंसेस भी कहते हैं, ये सौर ज्वालाएँ उस समय भी क्या होती थी? इससे निकलती रहती थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ करता था? जो सूर्य का आकर्षण बल था वो कैसा था? बहुत अधिक था। बहुत अधिक होने के कारण क्या हुआ था? ये जो सौर ज्वालाएं थी वो कहाँ? इसके भीतर से बाहर नहीं निकल पाती थी आकर्षण बल के कारण। लेकिन उसी टाइम पे कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? कि सूर्य के पास से एक तारा गुजरा। कौन गुजरा? एक तारा गुजरा। और जब जो तारा गुजरा तो उसके पास से गुजरने के कारण सूर्य का जो आकर्षण बल था वो कमज़ोर हो गया, और जो पास से गुजरने वाला तारा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था। उसी के साथ साथ सूर्य का जो अपकेंद्रीय बल था, कौन सा बल था? अपकेंद्रीय बल था, वो भी अधिक था। तो 2 चीज़ें मिल गई दोस्तों। कौन कौन सी चीज़ें मिल गई? पहली चीज़ मिल गई सूर्य का अपकेंद्रीय बल, दूसरी चीज़ मिल गई साथी तारे का या फिर पास से गुजरने वाले तारे का गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये दोनों चीज़ें मिल गईं, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सौर ज्वालाएँ पहले निकल नहीं पा रही थीं, जो कि सौर ज्वालाएँ निकलना ज़रूरी थी, अब ये सौर ज्वालाएँ क्या हो गई हैं? बाहर निकल गई हैं। क्या हो गई हैं? सूर्य से बाहर निकल गई हैं। और बाहर जैसे ही निकली हैं तो इस प्रकार से सौर ज्वालाएँ बाहर निकली। ये है जो तारा जो कि सूर्य के पास से गुजरा है, सूर्य ये है, और सूर्य के बाहर निकल रही हैं ये सौर ज्वालाएँ। सौर ज्वालाएँ जब निकली तो वो किस रूप में निकली? कणों के रूप में निकली। किस रूप में निकली? कणों के रूप में निकली। और ये जो कण हैं इनको किसने? चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने क्या बोला है? ग्रहाणु बोला है। क्या बोला है? ग्रहाणु बोला है। अब ये ग्रहाणु परिकल्पना क्यों कही जाती है आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य से कण निकले थे सौर ज्वालाओं के रूप में, उनको चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने क्या कहा था? ग्रहाणु कहा था। इसलिए इस परिकल्पना को ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। अब ये जो कण निकले, ग्रहाणु निकले, कुछ बड़े ग्रहाणु रहे, कुछ छोटे ग्रहाणु रहे। जो बड़े ग्रहाणु रहे उनके द्वारा क्या हुआ? बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है। और उसके अलावा छोटे छोटे जो ग्रहाणु रहे, छोटे छोटे ग्रहाणु, उनसे छोटे ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से एकत्रीकरण के क्रम के द्वारा, किसके द्वारा? एकत्रीकरण के क्रम के द्वारा किसका निर्माण हो गया? सारे के सारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। ये होती है ग्रहाणु परिकल्पना कंप्लीट। आप इसकी व्याख्या को लिखित रूप में समझ लीजिए ताकि आपको लिखने भी आसानी हो जाएगी। तो व्याख्या में आखिरकार चैम्बरलेन एवं मोल्टन क्या
कहते हैं कि प्रारंभ में जो ब्रह्मांड था उसमें 2 विशाल तारे हुआ करते थे। जो सूर्य था वो कैसा था? ठंडा था, स्थिर था, ठोस था और बृहद नीहारिका के रूप में विद्यमान था। ठीक है, हुआ क्या, उस टाइम पे भी क्या होती थी, वर्तमान समान सौर ज्वालाएं जो हैं, जिनको सोलर प्रोमिनेंसेस इंग्लिश में कहते हैं, वो निकलती रहती थी किससे? सूर्य से। लेकिन सूर्य का जो आकर्षण बल था वो इतना अधिक है, जिसके कारण पितृपिंड से यानी कि इससे जो सौर ज्वालाएं हैं वो बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन एक चीज़ हमेशा होती है, हर परिकल्पना है, वो है कालांतर। कालांतर में क्या होता है कि सूर्य के समान विशाल आकार का तारा जो है किससे? सूर्य के समीप से गुजरता है। ठीक है, ये देखो गुजरा है दोस्तों, ये जो सूर्य के समीप से गुजरा तारा है, ये सूर्य के समीप से गुजरा। अब सूर्य के समीप से जैसे ही गुजरा तो जो गैसीय पदार्थ सूर्य से निकला किस रूप में? सौर ज्वालाओं के रूप में। तो प्रारंभ में वो कैसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बट गया, जो कि चैम्बरलेन मोल्टन के द्वारा उन्हें ग्रहाणु नाम दे दिया गया था। अब शुरुआत होती है एकत्रीकरण के क्रम की। किसकी शुरुआत होती है? एकत्रीकरण के क्रम की। एकत्रीकरण के क्रम के अंतर्गत क्या हुआ? छोटे छोटे ग्रहाणु मिलकर बृहद पिंडों का निर्माण करने लगे और सौरमंडल का निर्माण हो गया। जो बड़े बड़े पिंड मिले उनसे ग्रह बन गए। ग्रहों के आसपास जो ग्रहाणु घूमते रहे वो घूमते घूमते क्या बन गए? उपग्रह बन गए। और छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे उनके द्वारा छोटे ग्रहों की निर्माण हो गया। इस प्रकार से हमारी द्वैतवादी संकल्पना की पहली परिकल्पना, जिसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना, ये कंप्लीट होती है। किसके द्वारा दी गई थी? चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा दी गई थी। इसके गुण एवं दोष देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले नोट करके आप लिख लीजिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार कभी भी पृथ्वी को द्रव अवस्था में नहीं माना गया है। क्या बोलते हैं चैम्बरलेन एवं मोल्टन? चैम्बरलेन एवं मोल्टन कहते हैं कि पृथ्वी जो है पहले कभी द्रव या फिर गैसीय अवस्था में नहीं थी, वो प्रारंभ से ही कैसी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में थी। तो प्रारंभ से ही ठोस अवस्था में मानकर चला गया है किसके द्वारा? चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, फैक्ट के रूप में आपको कहीं भी लिखने के लिए काम में आ सकती है। इस परिकल्पना के थोड़े से गुण देख लेते हैं कौन कौन से है। कि पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना में संरचना, वायुमंडल, महाद्वीप, जनमंडल आदि की व्याख्या का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। सूर्य से थोड़ा ही पदार्थ अलग हुआ है, वर्तमान में इस साक्ष्यों के अनुकूल है। कैसे? कि सौर ज्वालाएं जो निकली थी वो थोड़े ही पदार्थ को निकाल पाई थी बाहर, और उस थोड़े ही पदार्थ से सारे सौरमंडल का यानी कि समस्त ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि का निर्माण हो गया था। और वर्तमान में ऐसे साक्ष्य भी अनुकूल होते हैं, जैसे कि 700 का 1 भाग ले लें तो उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति है। ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं हमको। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कि पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया उसकी रचना के अनुकूल प्रतीत होती है। कैसे? कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी उस टाइम पे वो कैसी होगी? ठोस ही होगी, क्योंकि पृथ्वी के भीतर क्या होता है? तरल मैग्मा रहता है, लेकिन प्रारंभ से ही वो ठोस होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुकूल प्रतीत होती है ये चीज़ भी। चौथी चीज़ क्या कहते हैं? कि यह नीहारिका के शीतल होने के दोषों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि नीहारिका शीतल कैसे होगी, और बहुत बड़ी नीहारिका इतने कम समय में शीतल कैसे होगी? ये नीहारिका परिकल्पना जो कि अद्वैतवादी परिकल्पना है उसके अंतर्गत हमने दोष देखा था, और इस दोष को किसके द्वारा? चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा दूर कर दिया गया था। लेकिन कोई भी परिकल्पना पूर्णतः आदर्श तो होती नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ दोष थे। तो क्या क्या दोष थे आप ये देख लीजिए। पहला दोष ये था कि कुछ ग्रह ठोस नहीं हैं, कुछ ग्रह गैसीय भी नहीं है, यानी कि समस्त ग्रह ठोस अवस्था में नहीं है। जैसे कि मान लो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये ठोस अवस्था में नहीं है लेकिन गैसीय अवस्था में है। लेकिन अगर देखा जाए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे हैं? ठोस अवस्था में हैं। तो इन दोनों जो अवस्थाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसकी व्याख्या चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा नहीं की गई थी। और दूसरी चीज़ क्या है? ग्रह बने हैं
हैं तब से उनका आकार ना बढ़ा है ना घटा है। लेकिन ये चीज़ तो सिद्ध होती ही नहीं है, क्योंकि ग्रहों का अगर ग्रहाणु ग्रहों से टकरा रहे थे तो सीधी सी बात है ग्रहों का आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन तब से बढ़ा क्यों नहीं है, ये चीज़ भी सिद्ध नहीं कर पाए कौन, चैम्बरलेन और मोल्टन। तो ये परिकल्पना यहाँ भी फेल हो जाती है। तीसरा पॉइंट बोला जाता है कि परस्पर टकराहट से उत्पन्न ग्रहों की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई बड़े पिंड भी आपस में टकराएंगे और उनका मार्ग वृत्ताकार कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पिंड जब दूसरे पिंड से टकराता है तो वो वृत्ताकार मार्ग में ही गति करें या फिर एक पथ पर ही गति करें, ये संभव नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट भी इसका परिकल्पना को फेल कर देता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इस परिकल्पना से ग्रह सदैव ठोस थे, किंतु वर्तमान खोजों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये स्पष्ट जरूर हो जाता है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, तरल अवस्था में थी। तो ये चीज़ सिद्ध हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगली परिकल्पना को। तो द्वैतवादी संकल्पनाओं के अंतर्गत जो दूसरी परिकल्पना है उसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना। पहली परिकल्पना कौन सी थी, ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि कंप्लीट कर ली गई है। अब दूसरी परिकल्पना कौन सी हो जाती है, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में किया गया। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं थी, इसमें थोड़ा सा संशोधन 10 साल बाद एक व्यक्ति आकर करते हैं जिसका नाम है हेराल्ड जेफरी। तो पहली बार प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया, और इसका संशोधन 1929 में यानी कि 1929 में किसके द्वारा किया गया, हेराल्ड जेफरी के द्वारा किया गया। ये परिकल्पना क्या कहती है, ये परिकल्पना कहती है कि जो ग्रहों का निर्माण है वो सूर्य तथा एक तारे के सहयोग से हुई है। आइए इसको भी डायग्राम के या फिर चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये परिकल्पना क्या कहती है, ये परिकल्पना कहती है कि प्रारंभ में हुआ क्या था, एक सूर्य हुआ करता था और एक उसका साथी तारा हुआ करता था। दो चीज़ें हुआ करती थी, एक पहली चीज़ हुआ करती थी सूर्य और उसका एक साथी तारा हुआ करता था। अब साथी तारा क्या होता है कि सूर्य के पास से गुजरता है, कौन, साथी तारा। मान लो ये सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य ये है, ठीक है। सूर्य के पास से कौन गुजरा, साथी तारा गुजरा। अब साथी तारा गुजरेगा तो सीधी सी बात है, दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे कि सूर्य का अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की ओर लग रहा है वो हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, साथी तारे का गुरुत्वाकर्षण बल। दो चीज़ें हो गई, पहली चीज़ सूर्य का अपकेंद्रीय बल हो जाएगा और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, साथी तारे का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई। अब इन दो चीज़ों के कारण क्या हो जाएगा, सूर्य में कुछ ज्वारीय उत्पन्न होंगे या फिर ज्वार उत्पन्न होंगे। कैसे ज्वार उत्पन्न होंगे, तो ऐसे ज्वार उत्पन्न होंगे। मान लो ये सूर्य है और सूर्य ऐसा था, गोल था, लेकिन यहाँ से क्या निकला, साथी तारा निकल गया। साथी तारा यहाँ से निकला तो इसके कारण क्या हुआ, सूर्य में कुछ ज्वार उत्पन्न हो गया। ज्वार भाटा आप जो जियोग्राफी में पढ़ते हो वैसा ही ज्वार किस में उत्पन्न हो गया, सूर्य में उत्पन्न हो गया। तो अब ये जो ज्वार है उसके कारण कुछ पदार्थ क्या हुआ है, सूर्य से दूर हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है। अब ये जो पदार्थ दूर हुआ है ये सूर्य से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यही चीज़ अलग होकर यानी कि ये जो ज्वारीय पदार्थ है एक फिलामेंट के रूप में, किस रूप में, फिलामेंट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बल्ब का फिलामेंट इसी प्रकार का होता है। एक फिलामेंट के रूप में क्या हुआ है, सूर्य से अलग हो गया है। और अब यही पदार्थ क्या करेगा, सौर मंडल का निर्माण करेगा। कैसे करेगा, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। प्रारंभ में हुआ क्या था, प्रारंभ में क्या हुआ था कि दो तारे थे, एक सूर्य था, एक उसका साथी तारा था। सूर्य जो था उसके पास से साथी तारा गुजरा और साथी तारा गुजरने के कारण दो चीज़ें हुई। एक तो सूर्य का अपकेंद्रीय बल अधिक था और दूसरा साथी तारे का क्या था, गुरुत्वाकर्षण अधिक था। अब गुरुत्वाकर्षण और साथी तारे के
सॉरी गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल ने मिलकर क्या किया, एक काम कर दिया कि सूर्य में ज्वार उत्पन्न कर दिया, और ज्वार के कारण कुछ पदार्थ फिलामेंट के रूप में सूर्य से अलग हो गया, और यही फिलामेंट जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा और धीरे धीरे टूटकर यही बाद में अंत में क्या करेगा, ग्रहों की उत्पत्ति कर देगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि सूर्य के और उसके द्वारा साथी तारे के मिलने से किसकी उत्पत्ति हुई है, सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। आइए इसको लिखित रूप में समझ लेते हैं। लिखित रूप में कैसे व्याख्या करेंगे इसकी, तो व्याख्या करने में देखो सबसे पहले क्या हुआ है कि सूर्य के निकट एक तारे के आने से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ। ज्वारीय उद्भेदन मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि ज्वार भाटा पृथ्वी पर आते हैं वैसे कि सूर्य पर आ गया था। ज्वारीय उद्भेदन के कारण एक फिलामेंट तंतु जो है उस सूर्य से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के पश्चात एक चीज़ हमेशा होती है हर परिकल्पना, वो है कालांतर की सिद्धांत, यानी कि कालांतर हुआ। कालांतर के कारण क्या हुआ, तंतु जो है टूटकर सूर्य के चक्कर लगाने लगा। अब सूर्य के चक्कर लगाने लगा तो तंतु कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सीधी बात है, पहले जो गर्म हुआ करता था वो चक्कर लगाते लगाते ठंडा हो जाएगा। अब वो ठंडा हो गया है तो अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, और इन्हीं टुकड़ों से किसकी उत्पत्ति होगी, ग्रहों की उत्पत्ति होगी। लेकिन ये परिकल्पना थोड़ी सी गलत प्रतीत हो रही है, तो इसलिए इस परिकल्पना में सुधार के लिए कौन आए, जेफरी आए। कब आए, 1929 में। कब आए, 1929 में। जेफरी क्या कहते हैं कि प्रारंभ में केवल एक ही तारा और बाद में साथी तारा नहीं आया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि सूर्य और साथी तारा पहले से विद्यमान थे, और जो ज्वारीय पदार्थ उत्पन्न होता है वो सूर्य से उत्पन्न नहीं होता, वो उत्पन्न होता है साथी तारे से। बोले क्यों होता है, क्योंकि साथी तारे के पास से ही एक तारा गुजरता है। कौन गुजरता है, एक तारा गुजरता है, वो सूर्य के पास से नहीं गुजरता। वो किसके पास से गुजरता है, साथी तारे के पास से गुजरता है, और आगे बढ़ते हुए वो तारा तो विलीन हो जाता है, परंतु क्या होता है, साथी तारे से टकराकर कई भागों में विभक्त हो जाता है। कौन, सूर्य। और फिर इसके बाद किसका निर्माण हो जाता है, ग्रहों का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य और साथी तारा पहले से विद्यमान होते हैं। एक और तारा आता है जो कि साथी तारे के पास से गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, फिलामेंट टूट जाता है, किसका, साथी तारे का, और साथी तारा चले जाता है किसके साथ, एक और जो तारा गुजरा था उसके साथ। और इस फिलामेंट जो कि साथी तारे से निकला है उसको सूर्य के चक्कर लगाने के लिए छोड़ जाता है, और सूर्य के चक्कर लगाते लगाते वो ग्रहों का रूप ले लेता है। या फिर इस परिकल्पना को अलग तरीके से समझें तो कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि सूर्य और साथी तारे पहले से विद्यमान थे, लेकिन साथी तारा से एक और सूर्य आकर टकराया, और टकराने से क्या हुआ, बहुत सारे भागों में बिखर गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया। ये भी एक परिकल्पना है, लेकिन जेफरी का संशोधन इतना ही सीमित रहता है। अब जेफरी के ज़्यादा संशोधन करने के बाद इसमें कुछ गुण जुड़ जाते हैं। कौन कौन से गुण जुड़ जाते हैं, पहला गुण जुड़ जाता है कि ग्रहों का आकार का जो प्रश्न था, पहले ग्रहों के आकार का जो प्रश्न हुआ करता था वो अब उत्तम तरीके से सॉल्व हो गया है। यानी कि इस परिकल्पना के द्वारा ग्रहों के आकार के बारे में प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे, क्योंकि एक फिलामेंट के रूप में, ऐसे फिलामेंट के रूप में कौन टूटा है, ज्वारीय पदार्थ टूटा है। तो प्रारंभ में, यानी कि यहाँ पे अगर ये टुकड़ों में टूटे तो सीधी सी बात है, बीच में कैसे ग्रहों का निर्माण होगा, बड़े ग्रहों का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और साइडों में कैसे ग्रहों का निर्माण होगा, छोटे ग्रहों का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और वर्तमान में यदि सौरमंडल की जो संरचना देखी जाए तो उसमें बीच में बड़े ग्रह हैं जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, और साइडों में छोटे ग्रह हैं जैसे कि बुध और नेपच्यून। तो इस प्रकार
प्रकार से ये प्रश्न तो उत्तर सही तरीके से दे दिया। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि बड़े ग्रहों से अधिक और छोटे ग्रहों से कम उपग्रहों का जन्म हुआ है। ये प्रश्न इसके द्वारा सॉल्व कर दिया गया कि बड़े ग्रह हैं जो उनके पास गुरुत्वाकर्षण अधिक है, जिसके कारण बड़े ग्रहों के पास क्या हो गए हैं, अधिक उपग्रह हो गए हैं, छोटे ग्रहों के पास कम उपग्रह हो गए हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या सॉल्व किया जाता है कि पृथ्वी को द्रव अवस्था से होकर गुजरा माना जाता है। आपने देखा था कि ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो पृथ्वी को कभी भी गैसीय द्रव अवस्था में नहीं मानता है, हमेशा ठोस अवस्था में मानता है। लेकिन ये परिकल्पना इसका खंडन कर देती है और कहती है कि पृथ्वी द्रव अवस्था में थी, और ये सही भी हो जाती है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट इसके द्वारा दिया जाता है कि ग्रहों में लगभग सभी के समान पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ दोष रहते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी परिकल्पना कैसी नहीं होती है, आइडियल नहीं होती है, तो इसमें कुछ दोष होते हैं। दोष बहुत सारे हैं, आप 3-4 याद रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसे भूल जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में केवल परिकल्पना आएगी, इसके गुण या दोष ज़्यादा महत्व नहीं रखते। अगर 11 नंबर में क्वेश्चन आएगा तभी ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके दोष देख लेते हैं, जैसे कि एक दूसरे के तारे के मध्य दूरी का कई प्रकाश वर्ष हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक तारा दूसरे तारे के पास से गुजरे या फिर उससे टकरा जाए, ये बहुत कम संभव हो पाता है, तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है। दूसरी चीज़ क्या कहती है कि सूर्य की धरातल पर ज्वार तभी आ सकता है जब उसका तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हो। उस टाइम पे लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर होता तो 600 करोड़ वर्ष बाद सूर्य जो है वो इतना ठंडा हो ही नहीं पाता कि हम पृथ्वी पर रह पाते। तो ये परिकल्पना यहाँ पर भी गलत सिद्ध हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं कि सौर मंडल के ग्रहों के बीच की जो दूरी है इस परिकल्पना से नहीं समझी जा सकती। सही बात है, क्योंकि फिलामेंट टूटा तो इसके कारण बराबर भागों में टूटा होगा, और बराबर भागों में टूटा होगा तो सीधी सी बात है बराबर दूरी पर होंगे सारे के सारे जो टुकड़े होंगे, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये परिकल्पना यहाँ पर फेल हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि सूर्य के कम कोणीय संवेग एवं ग्रहों के अधिक संवेग से को इसके द्वारा नहीं समझा जा सकता। कोणीय संवेग की जो विचारधारा है ना वो आगे भी विद्यमान रहेगी, और इसका उत्तर किसी के द्वारा सही तरीके से नहीं दिया जा सकेगा। तो कोणीय संवेग बहुत कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद लास्ट दोष क्या हो जाता है कि ज्वार उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर साथी तारे का क्या हुआ, सूर्य के अंदर जितना पदार्थ था वो कहाँ चला गया, ये सब चीज़ों की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी है। तो हमने द्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत 2 संकल्पनाएं देख ली। पहली संकल्पना देख ली ग्रहाणु संकल्पना, और दूसरी परिकल्पना देख ली ज्वारीय परिकल्पना। अब तीसरी परिकल्पना देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? द्वैतारक परिकल्पना। ये द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लास्ट परिकल्पना है जिसे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वैतारक परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। आपका उत्तर होना चाहिए H.N. रसेल के द्वारा। किसके द्वारा? H.N. रसेल के द्वारा। रसेल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से याद रख लीजिए कि द्वैतारक परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? H.N. रसेल के द्वारा 1936 में प्रतिपादित की गई है। कब? 1936 में, यानी कि जेफरी के संशोधन के 7 साल बाद H.N. रसेल के द्वारा द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की गई। अब द्वितारक परिकल्पना क्या है? द्वितारक परिकल्पना ये कहती है कि युगल तारा प्रणाली के द्वारा, यानी कि बाइनरी स्टार सिस्टम के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? सौर मंडल का निर्माण हुआ है। अब इसकी व्याख्या सबसे पहले देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि आदि काल में युगल तारा प्रणाली विद्यमान थी। युगल तारा प्रणाली मैंने आपको बता ही दिया है कि सूर्य होता है या फिर कोई भी 2 तारे होते हैं। मान लीजिए एक ये सूर्य है और उसका एक साथी तारा है, ठीक है। साथी तारा और सूर्य जो है वो एक केंद्र के, एक सेंटर के क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते रहते हैं, और इसी
प्रकार से एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम या फिर युगल तारा प्रणाली कहते हैं। अब युगल तारा प्रणाली विद्यमान थी जिसके अंतर्गत एक था सूर्य और दूसरा था साथी तारा। ये चीज़ बोल दी किसके द्वारा? H.N. रसेल के द्वारा। रसेल आपको नाम लूँगा बस अब मैं, ठीक है। तो सूर्य और साथी तारा कहाँ था? युगल तारा प्रणाली के रूप में विद्यमान था। इनके बीच की दूरी कितनी थी? तो इनके बीच की दूरी थी 200 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सन और कोई भी साथी तारे के बीच की दूरी कितनी थी? 200 करोड़ किलोमीटर थी। अब उसके बाद क्या हुआ था कि ये दोनों एक केंद्र के ही चक्कर लगाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था? कालांतर की घटना होती है। आपको हर हाइपोथेसिस में एक घटना ज़रूर देखने को मिलेगी, कालांतर की घटना। हर व्यक्ति यही बोलता है कि कालांतर में ये चीज़ हो गई थी। तो यही कालांतर इसमें भी होता है। किसमें? रसेल की परिकल्पना में भी क्या बोलते हैं कि एक तीसरा विशालकाय तारा आया। युगल तारा प्रणाली थी, युगल तारा प्रणाली में कौन आया? ये तीसरा विशालकाय तारा आया, यानी कि कबाब में हड्डी आ गई है। अब साथी तारे से 45 से 65 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये था। कौन? कबाब में हड्डी, यानी कि तीसरा विशालकाय तारा। ये है सन, ये है साथी तारा और ये है कबाब में हड्डी, यानी कि तीसरा विशालकाय तारा, जो कि साथी तारे से 45 से 65 लाख किलोमीटर पास से गुजर गया। अब गुजरा तो दिशा के विपरीत था। किसकी? जो घूर्णन की दिशा थी, यानी कि ये केंद्र के अगर ये इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं दोनों तारे, तो इन तारों की विपरीत दिशा में, यानी कि इस दिशा में घूमने की विपरीत दिशा में किसकी? तीसरे विशालकाय तारे की एंट्री हो जाती है। अब विपरीत दिशा में एंट्री हुई तो सीधी सी बात है कि ब्रेकअप होना तो ज़रूरी है। अब ब्रेकअप हो जाएगा सन का और उसके साथी तारे का, और तीसरे तारे के कारण क्या हो जाएगा? साथी तारे में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। दिल में धक धक होने लगेगी, उसका दिल धड़कने लगेगा ज़ोरों से, और ज़ोरों से धड़कने के कारण क्या करेगा? साथी तारा सूर्य को छोड़कर चला जाएगा और ब्रेकअप कर लेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें ज्वार उत्पन्न हुआ है तो ज्वारीय पदार्थ निकल जाएगा। किसके रूप में निकलेगा? तो आपको भी पता है, ज्वारीय पदार्थ जब भी निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? फिलामेंट के रूप में निकलेगा या फिर तंतु के रूप में निकलेगा। अब ये तंतु क्या करेगा? जो कि साथी तारे से निकला है, सूर्य से आकर्षित होने के कारण सूर्य के चक्कर लगाने लगेगा। सोचो कितनी सोचने वाली बात है कि सूर्य उसका साथी तारा था, ठीक है, लेकिन तीसरा तारा आया और तीसरे तारे ने क्या किया? साथी तारे के दिल में धक धक की, और धक धक करने के कारण ज्वारीय पदार्थ उससे निकला। ज्वारीय पदार्थ निकलकर कहाँ गया? सूर्य के पास गया, और सूर्य के आकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते पदार्थ ठंडा हो गया, और ठंडा होने के कारण वही घटना होगी। क्या घटना होगी? कि फिलामेंट जो है जिस रूप में टूटा है उसी रूप में टुकड़ों में बट जाएगा, और टुकड़ों में बट जाएगा तो बीच में बड़े ग्रह बन जाएंगे और साइडों में कैसे ग्रह बन जाएंगे? छोटे ग्रह बन जाएंगे। और ग्रहों के पारस्परिक आकर्षण से क्या होगा? इसके चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं ग्रहों के, वो क्या बन जाएंगे? उपग्रह बन जाएंगे। इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए द्वितारा प्रणाली। द्वितारा प्रणाली क्या है? ये एक सेंटर हो गया, मान लो ये एक सेंटर है, ये सूर्य है और ये उसका साथी तारा है। ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। अब ये चक्कर लगाने की जो दिशा है उसी के विपरीत दिशा में तीसरा तारा गुजरा, और तीसरे तारे ने साथी तारे में क्या उत्पन्न कर दिया? ज्वार उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? ज्वार उत्पन्न कर दिया, और उसी से फिलामेंट निकला जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर किसका निर्माण कर देता है? ये है फिलामेंट दोस्तों। ये किसका निर्माण कर देता है? ग्रहों का निर्माण कर देता है, और इस प्रकार सौरमंडल की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये थी रसेल की द्वितारक परिकल्पना। द्वितारक परिकल्पना के कुछ गुण भी थे। गुण क्या क्या थे? कि आज भी आकाश गंगा में युगल तारा प्रणाली देखने को मिल जाती है कहीं भी दोस्तों।
टेलीस्कोप से अगर आप देखो तो आकाश गंगा में आज भी युगल तारा प्रणाली विद्यमान है, तभी तो ये फ़ोटो बनाए जा चुके हैं। और दूसरी गुण क्या हो जाएगी इसमें कि ग्रहों के मध्य की जो दूरी है उसे समझना इससे आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो ज्वारीय पदार्थ था वो दूर जाते जाते ठंडा हुआ, और दूर जाते जाते ठंडा हुआ तो ग्रहों की दूरी भी भिन्न भिन्न हो गई है। ये परिकल्पना इसके द्वारा सिद्ध हो गई है। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है कि ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग की बात सूर्य के साथी तारे के अधिक कोणीय संवेग से स्पष्ट होती है। क्यों? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोणीय संवेग की जो प्रश्न है वो बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सूर्य का कोणीय संवेग वर्तमान में कम है और ग्रहों का कोणीय संवेग जो है वो अधिक है। अब इस परिकल्पना के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। कैसे? क्योंकि सूर्य का जो साथी तारा है उसका कोणीय संवेग कैसा होगा? अधिक होगा। उसी के कारण ग्रहों का संवेग भी कैसा है? अधिक है। लेकिन सूर्य का जो कोणीय संवेग था वो कम था, और उसके कारण किसका? सूर्य का कम कोणीय संवेग वर्तमान में भी कैसा है? कम है। फिर इसके बाद चौथा गुण इसका आ जाता है कि प्रारंभ में ग्रहों को जो है गैसीय, फिर तरल, फिर उसके बाद ठोस अवस्था में बताया गया है, जो भूभौतिकी के अनुकूल भी होता है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी यही बोला जाता है कि पहले कोई चीज़ ठोस अवस्था में होगी, फिर तरल में आएगी, तरल होने के बाद ही गैस बनेगी, या फिर उसका उल्टा देखें तो गैस से फिर तरल होगी, तरल के बाद ठोस अवस्था में होगी। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो भूभौतिकी के भी अनुकूल हो जाता है। लेकिन इस परिकल्पना के भी कुछ दोष होंगे। क्या दोष होंगे? तो पहला दोष ये हो जाएगा कि वर्तमान में साथी तारा कहाँ है आखिरकार? तीसरे तारे के साथ भाग गया, या फिर कहीं और अपशिष्ट के रूप में विद्यमान है, कोई स्पष्ट नहीं है हमारे लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि समीप से गुजरने वाले तारे का आकार सूर्य के साथी तारे के बराबर था तो उसमें ज्वार क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? यानी कि सूर्य में ज्वार क्यों उत्पन्न नहीं हुआ, केवल साथी तारे में क्यों ज्वार उत्पन्न हुआ? ये चीज़ भी कठिन हो रही है समझना। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है कि ग्रहों का वर्तमान परिक्रमा का मार्ग इस परिकल्पना से समझा नहीं जा सकता। तो परिकल्पना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोष भी विद्यमान हैं। इस परिकल्पना को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? रसेल के द्वारा। अब उसके बाद कुछ परिकल्पनाएं आ जाती हैं जो कि आधुनिक परिकल्पनाएं होती हैं। तो दोस्तों हमने 3 परिकल्पनाएं पढ़ ली हैं। 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं आप जल्दी से देख लीजिए। पहली परिकल्पना कौन सी हो जाएगी? ग्रहाणु परिकल्पना हो जाएगी। कौन सी परिकल्पना हो जाएगी? ग्रहाणु परिकल्पना हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, द्वैतारा परिकल्पना के अंतर्गत या फिर संकल्पना के अंतर्गत हमने 3 परिकल्पनाएं देखनी थी। पहली थी ग्रहाणु परिकल्पना, दूसरी थी ज्वारीय परिकल्पना और तीसरी थी द्वैतारक संकल्पना। अब ये तीनों संकल्पनाएं हमने देख ली हैं। अब आती हैं आधुनिक संकल्पनाएं जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी जाती हैं या फिर वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती हैं, जो कि हमारे टॉपिक की लास्ट संकल्पनाएं भी होती हैं। तो इनको डिटेल में आगे देख लेते हैं। चलो, तो आधुनिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत कुछ विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि 19वीं सदी चल रही थी, फिर 20वीं सदी भी आने वाली है। तो अब सीधी सी बात है कि 20वीं सदी में क्या करना पड़ेगा? नई नई विचारधाराएं देनी पड़ेंगी जो कि विज्ञान के अधिक अनुकूल हों और तर्क संगत हों। तो उन्हें बोला गया आधुनिक परिकल्पनाएं। आधुनिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत मुख्यतः 5 परिकल्पनाएं शामिल हैं, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे 4 परिकल्पनाएं, और एक परिकल्पना जो 5वीं परिकल्पना है वो आपका होगी होमवर्क। यानी कि आपको इस परिकल्पना का जो उत्तर है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना होगा, जिसे आप चेक करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत कौन सी है? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना है? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। दूसरी है अंतरतारक धूर परिकल्पना।
तीसरी है नवतारा परिकल्पना और चौथी है स्फीति सिद्धांत। सबसे पहली परिकल्पना देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। अब विद्युत चुंबकीय परिकल्पना सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को लेकर कोई सी परिकल्पना किसी वैज्ञानिक द्वारा दी गई होगी, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय परिकल्पना कहा गया है। सीधी सी बात है, आपको शब्द से तो समझ में आ जाना चाहिए ये बात, लेकिन इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया ये तो रटने वाली बात है। तो आप इसे अभी रट लीजिए कि विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का प्रतिपादन हैंस ऑफ बेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर हैंस ऑफ बेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर हैंस ऑफ बेन के द्वारा किया गया। ये परिकल्पना क्या कहती है? ये परिकल्पना नहीं कहती कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ये परिकल्पना कहती है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और शक्ति के कारण ही सौर परिवार की उत्पत्ति हुई है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय परिकल्पना की। क्या कहती है कि प्रारंभ में क्या हुआ करता था? सूर्य हुआ करता था। जैसा कि सूर्य में और अन्य ग्रहों में वर्तमान में क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। जैसे कि सूर्य में और अन्य ग्रहों में जैसे कि वर्तमान में चुंबकीय क्षेत्र है, वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले भी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान था। लेकिन करोड़ों वर्ष पहले ये जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा था? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। कितना? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। कैसे? कि सूर्य के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र था, करोड़ों वर्ष पहले 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। अधिक शक्तिशाली था इसका मतलब क्या है? कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अधिक है, यानी कि चुंबकीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक होगी। सीधी सी बात है। अब जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है और चुंबकीय शक्ति अधिक है और सूर्य जो है वो सूर्य क्या कर रहा है? ब्रह्मांड के गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब ब्रह्मांड के जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष में तेज गति से परिभ्रमण कर रहा है, तो मार्ग में कुछ तटस्थ विद्युत अणु भी आएंगे। और विद्युत अणु आपको पता है दोस्तों, विद्युत अणु किसकी ओर आकर्षित होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो विद्युत अणु कब किसकी ओर आकर्षित होंगे? सीधी सी बात है, सूर्य का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक है, इसलिए क्या होंगे? तटस्थ विद्युत अणु के जो बादल हैं वो सूर्य के चारों ओर एकत्रित हो जाएंगे या फिर आकर्षित हो जाएंगे कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे? ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाने लगेंगे? चक्कर लगाने लगेंगे, लेकिन चक्कर लगाते लगाते सूर्य तक टकराएंगे नहीं। क्यों नहीं टकराएंगे? क्योंकि ये आयनीकृत अवस्था में हैं। जब आयनीकृत अवस्था में होंगे तो नेगेटिव आपस में नहीं मिलते हैं, पॉजिटिव आपस में नहीं मिलते हैं। इसके कारण क्या होगा दोस्तों? होगा ये कि आयनीकृत अवस्था में जो चुंबकीय अणु हैं, तटस्थ विद्युत अणु हैं, वो सूर्य से नहीं टकराएंगे और सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाने लगेंगे। तो कालांतर की घटना होगी। हर परिकल्पना में ये चीज़ हो रही है। कालांतर की घटना में क्या होगी? कि इन्हीं धूल कणों के अणुओं से परमाणु बनेंगे और परमाणुओं से अणु बनेंगे और अणु जो घनीभूत हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? ग्रह बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है? सूर्य के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हुई है। तो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? डॉक्टर हैंस ऑफ बेन की द्वारा प्रतिपादित की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि विद्युत चुंबकीय शक्ति के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है सूर्य जो क्या कर रहा है?
ये है सूर्य जो क्या कर रहा है, पृथ्वी अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाते लगाते क्या कर रहा है, अपने चारों ओर कुछ विद्युत चुंबकीय कण एकत्रित कर रहा है। अब ये विद्युत चुंबकीय कण क्या होंगे, इसके चारों ओर क्या लगाने लगेंगे, चक्कर लगाने लगेंगे। चक्कर लगाते लगाते क्या हो जाएगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे एक एक जगह पर, और इकट्ठे होने के कारण क्या हो जाएगा, इस प्रकार की संरचना बनने लगेगी। इस प्रकार की जब संरचना बनने लगेगी तो धीरे धीरे यही किसका रूप ले लेंगे, ग्रहों का रूप ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो नई परिकल्पना थी वो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना थी, जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, डॉक्टर हैंस हॉफमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई। ये हमारी पहली परिकल्पना हो जाती है जो कि आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होती है। फिर इसके बाद दूसरी परिकल्पना देख लेते हैं, उससे पहले इसकी आलोचना भी देख लेते हैं। थोड़ी बहुत आलोचना जरूरी भी होती है, जैसे कि धूल के इतने बड़े बादलों का निर्माण तो असंभव है, कभी बन ही नहीं सकते। ज़रूरी थोड़ी है इतने ज़्यादा विद्युत चुंबकीय कण या फिर तटस्थ विद्युत कण विद्यमान हों जो सूर्य से आकर्षित हो जाएं, जरूरी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोणीय संवेग का प्रश्न, वही कि ग्रहों में कोणीय संवेग अधिक क्यों है और सूर्य में कोणीय संवेग कम क्यों है, इस चीज़ की व्याख्या नहीं हो पा रही है। तीसरी चीज़ क्या कि छोटे ग्रहों के निर्माण पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, सिर्फ ये बताया गया कि बड़े ग्रह किस प्रकार से बने हैं। तो ये इसकी आलोचनाएं हो जाती हैं। अगली जो परिकल्पना होती है उसका नाम है अंतरतालक धूल परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत अगली परिकल्पना जो है वो अंतरतालक धूल परिकल्पना है, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ऑटो श्मिट के द्वारा किया गया है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट परिकल्पना है, 5 नंबर में ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अंतरतालक धूल परिकल्पना के बारे में वर्णन कीजिए। तो प्रतिपादन आपको सबसे पहले याद रखना होगा, बाय हार्ट याद रखना होगा, जो कि है ऑटो श्मिट। कौन, ऑटो श्मिट, यानी कि अंतरतालक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ऑटो श्मिट के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1943 में किया गया, 1943 में किया गया। अब परिकल्पना 4 चीज़ें कहती है, कौन कौन सी 4 चीज़ें कहती है आप देख लीजिए। पहली चीज़ कहती है कि कोणीय संवेग में अंतर, दूसरी चीज़ कहती है ग्रहों की संरचना में अंतर, तीसरी चीज़ कहती है ग्रहों की गति में अंतर, और चौथी चीज़ कहती है ग्रहों तथा ग्रहों के बीच की, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी में अंतर। दोस्तों ये समझ में आपको ऐसे तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है कि अंतरतालक धूल परिकल्पना जब प्रस्तुत की गई तो ऑटो श्मिट के सामने 4 जो चीज़ें थी वो प्रश्न थे, कौन कौन से, कि कोणीय संवेग में अंतर क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा, कि सूर्य के कोणीय संवेग कम क्यों हैं और ग्रहों के कोणीय संवेग अधिक क्यों हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि ग्रहों की संरचना में अंतर क्यों है। तीसरा प्रश्न था कि ग्रहों की गति में अंतर क्यों है। चौथा प्रश्न था कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी अलग अलग क्यों हैं। तो हम इन चारों की व्याख्या करने के लिए 4 चीज़ें बोलते हैं, कौन, ऑटो श्मिट। पहला क्या बोलते हैं कि सूर्य और जो ग्रह हैं उनके बीच का कोणीय संवेग अलग अलग क्यों है, या फिर उनके कोणीय संवेग में अंतर क्यों है, क्योंकि उनका जो निर्माण है वो गैस, मेघ या फिर धूल कणों से हुआ है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य किससे बना है, गैसों से बना है। गैसों से बना है तो उसका कोणीय संवेग कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। जबकि अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, तो उनका निर्माण हुआ है मेघ से या फिर बादलों से और धूल कणों से, इसलिए उनका कोणीय संवेग जो है वो अधिक है। इसकी व्याख्या ऑटो श्मिट के द्वारा कर दी गई कि कोणीय संवेग में अंतर क्यों है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि ग्रहों की संरचना में अंतर क्यों है। तो ग्रहों की संरचना में अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रह हैं सूर्य से क्या करते हैं, विभिन्न तापक्रम ग्रहण करते हैं। जो ज़्यादा पास में है उसकी संरचना भिन्न है और ज़्यादा दूर है उनकी संरचना भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑटो श्मिट के द्वारा दे दिया गया। तीसरा प्रश्न उठता था कि ग्रहों की गति में अंतर क्यों है। तो ग्रहों की गति में अंतर इसलिए है क्योंकि इनके जो धूल कण हैं या फिर
घनीभूत होने वाले जो भी कण हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इनकी गति में क्या है, अंतर है। अब चौथी चीज़ क्या थी कि जो सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी अलग अलग क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है वो गैस से बना हुआ है और जो ग्रह बने हुए हैं वो ठोस या फिर धूल कणों से बने हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि इनके परिमाणों में भी अंतर है। और जब परिमाणों में अंतर होगा, किस में, परिमाणों में अंतर होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी अलग अलग हो जाएगी। ये परिकल्पना दी गई किसके द्वारा, ऑटो श्मिट के द्वारा, जिसे क्या बोला जाता है, अंतरतारक धूल परिकल्पना कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, किस प्रकार से व्याख्या की गई थी अंतरतारक धूल परिकल्पना की। तो ब्रह्मांड में धूल और गैस के कण पहले से बिखरे हुए थे। आप मान लीजिए कि ब्रह्मांड में धूल और गैस के कण बिखरे हुए थे। अब श्मिट बोलते हैं कि सूर्य जो है प्रारंभ में आकाश गंगा के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नज़दीक से होकर गुजर रहा था। यानी कि ये पूरा का पूरा मान लीजिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सूर्य यहाँ पर है और ये है ब्रह्मांड का या फिर आकाश गंगा का, हमारी आकाश गंगा जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, उसका केंद्र है। सूर्य जो है इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल और गैस के कण बिखरे हुए हैं कि नहीं बिखरे हुए हैं, बिल्कुल बिखरे हुए हैं। अब ये जो धूल और गैस के कण हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी मात्रा में इसके चारों ओर घूमने लगेंगे। कौन, गैस और धूल के कण किसके, सूर्य के चारों ओर घूमने लगेंगे और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण एक मेघ का आवरण सूर्य के चारों ओर बना लेंगे और चारों ओर क्या करने लगेंगे, चक्कर लगाने लगेंगे। और अब जब चक्कर लगाने लगे हैं तो धीरे धीरे वो घनीभूत भी हो जाएंगे और जब घनीभूत हो जाएंगे तो एक केंद्रीय पट्टी के रूप में बन जाएंगे और कालांतर में यही धूल के कण क्या बनेंगे, सबसे पहले बनेंगे एम्ब्रियोज, फिर उसके बाद एम्ब्रियोज जुड़ कर क्या बनेंगे, एस्टेरॉयड, और एस्टेरॉयड जुड़ कर बन जाएंगे ग्रह। कुछ छोटे ग्रह बन जाएंगे, कुछ बड़े ग्रह बन जाएंगे और जो बचा हुआ पदार्थ था जो बादलों के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था वो क्या बन जाएंगे, उपग्रह बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट होती है अंतरतारक धूल परिकल्पना। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था सूर्य और ये हमारी पूरी आकाशगंगा है, मिल्की वे जैसे बोलते हैं। सूर्य जो था केंद्र की ओर से गुजर रहा था और ये बीच बीच में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, धूल और गैस के कण विद्यमान हैं और ये है हमारा सूर्य। अब जब सूर्य जो है केंद्र से गुजर रहा है तो केंद्र से गुजरते गुजरते इसके पास आकर्षण बल के कारण ये जो कण हैं वो इसके आसपास से इकट्ठा होने लग गए तो क्या बन जाएगा, एक बादल बन जाएगा सूर्य के चारों ओर। ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर एक बादल इकट्ठा हो गया है और ये बादल इकट्ठा हो गया है वो एक पट्टी के रूप में एकत्रित हो जाएगा। ये पट्टी धीरे धीरे क्या करेगी, आपस में जुड़ने लगेगी और क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका, एम्ब्रियोज का निर्माण होगा, एम्ब्रियोज के बाद होगा एंड्रॉइड का निर्माण, एस्ट्रॉइड्स का निर्माण और फिर इसके बाद हो जाएगा ग्रहों का और उनमें होंगे छोटे ग्रह और कुछ बड़े ग्रह। इस प्रकार से अंतरतारक धूल परिकल्पना के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मैं नहीं कहता, कौन कहता है, तो ये कहता है ऑटो श्मिट। कब, 1943 में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर तीसरी परिकल्पना आ जाती है आधुनिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत। उससे पहले कुछ गुण दोष हैं जो आपके द्वारा देख लिए जाने चाहिए। वही कि कोणीय संवेग में भिन्नता की व्याख्या इस बार हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी की व्याख्या भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। फिर इसके बाद इतने विशाल धूल कणों के बाद जो बादल था
वो कहाँ गया, या फिर धूलकण आखिरकार कितने बचे, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, ये इसका दोष हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ठंडी गैस और धूल के बादल को सूर्य द्वारा किस प्रकार से आकर्षित किया जाना संभव है, क्योंकि इन्होंने ना तो गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया, ना ही विद्युत चुंबकीय बल को बताया, सीधे सीधे ये बता दिया कि आकर्षित हो जाते हैं। अब कैसे आकर्षित होंगे ये तो बताना चाहिए था सीमेंट सर, लेकिन नहीं बताया, इसलिए दिक्कत हो गई, तो ये दोष में शामिल हो गया। अब देख लेते हैं अगली यानी कि तीसरी परिकल्पना जो कि आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत आती है, वो है नवतारा परिकल्पना या फिर नोवा हाइपोथेसिस। क्या है? नोवा हाइपोथेसिस, जो प्रतिपादित की गई थी हॉयल एवं लिटिलटन के द्वारा। किसके द्वारा? हॉयल एवं लिटिलटन के द्वारा। किसके द्वारा? हॉयल और लिटिलटन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये परिकल्पना कुछ अलग ही बात कहती है। क्या कहती है? आप साफ साफ समझिएगा। क्या कहती है? कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो कुछ ऐसे भारी तत्वों से हुआ है। कौन कौन से? जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ग्रहों का निर्माण ऐसे भारी तत्वों से हुआ है। वहीं सूर्य या फिर अन्य तारों का निर्माण किससे हुआ है? गैसीय तत्वों से हुआ है। कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तो नवतारे परिकल्पना ये कहती है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि जब तारे में अंतर तारीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। कैसे? कि मान लो एक तारा है, अब तारे के अंतर्गत क्या होगा? H2 होता है, आप सबको पता है। H2 क्या होता है? फ्यूज़न के माध्यम से यानी कि नाभिकीय संलयन के नाम से काय में परिवर्तित हो जाता है? हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हीलियम में परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? अब हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होती है, कार्बन धीरे धीरे अन्य पदार्थों में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार से इस पदार्थ में जो परिवर्तन होता रहता है उसे बोलते हैं अंतरतारीय पदार्थ। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में बदली, हीलियम बदलेगी कार्बन में और कार्बन बदलेगा कई अन्य पदार्थों में और लास्ट में आते आते बन जाएगा आयरन। तो ये अंतरतारीय पदार्थ बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। किसी तारे के अंदर बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अब ये अधिक मात्रा में जमा हो गया है। किसके अंदर? उस तारे के अंदर हो गया है। तो अब H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन जो कि तारे के अंदर विद्यमान है वो क्या होगी? विस्फोटक स्थिति में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना सारा अंतरतारीय भारी पदार्थ जो है उसके द्वारा सहन नहीं कर पाएगी। उसके कारण क्या हो जाएगा? जो तारा है उसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि क्या होगा? अंतरतारीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा। जमा होने के कारण H2 यानी कि हाइड्रोजन जो विद्यमान है तारे में वो विस्फोटक स्थिति में आ जाएगी। अब दूसरी बात हॉयल और लिटिलटन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि द्वितारक प्रणाली पहले से विद्यमान थी। कहाँ पे? अंतरिक्ष में विद्यमान थी, यानी कि दो तारे आपस में घूम रहे थे, लेकिन इस बार जो पहला तारा था वो सन था और दूसरा तारा एक था सुपरनोवा तारा। कैसा तारा था? सुपरनोवा तारा था। अब जो सुपरनोवा तारा होगा तो उसमें सीधी सी बात है अंतरतारीय पदार्थ जो है बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। उसके कारण अणुप्रक्रिया होगी और विस्फोट हो जाएगा। अब विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के कारण कुछ पदार्थ निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल लिखना। लेकिन हॉयल क्या बोलते हैं? हॉयल बोलते हैं कि ये जो पदार्थ निकला वो एक तरफ अधिक निकला और एक तरफ कम निकला। किस तरफ अधिक निकला बोले तो सूर्य की तरफ अधिक निकला। कहाँ पर अधिक निकला? सूर्य की तरफ अधिक निकला। और कम किस तरफ निकला? दूसरी तरफ निकला होगा, सीधी सी बात है। और जो सूर्य की तरफ अधिक पदार्थ निकला है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा और चक्कर लगाते लगाते किसका निर्माण हो जाएगा? ग्रह का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये सूर्य था और ये था इसका साथी तारा।
साथी तारा किस स्थिति में था? सुपरनोवा की स्थिति में था। सुपरनोवा की स्थिति में था तो उसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने के कारण क्या हो जाएगा? कुछ पदार्थ किसकी तरफ, यानी कि अधिक पदार्थ किसकी तरफ? सूर्य की तरफ आएगा और किसके चक्कर लगाने लगेगा? सूर्य के चक्कर लगाने लगेगा। सूर्य के चक्कर लगाते लगाते किसका निर्माण हो जाएगा? सौरमंडल का निर्माण हो जाएगा। तो तीसरी परिकल्पना क्या कहती है हमारी आधुनिक परिकल्पना? कि नव तारा और द्वितारा प्रणाली का मिश्रण स्वरूप ही किसका निर्माण हुआ है? सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ये हमारी नवतारा परिकल्पना कंप्लीट हो जाती है, जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? हॉयल और लिटिलटन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। गुण और दोष में क्या हो जाएगा? पहला गुण ये हो जाएगा कि क्रेब जैसी निहारिका जो कि वर्तमान में ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, वो इस बात की पुष्टि करती हैं। किस बात की पुष्टि करती हैं? कि ऐसा हो सकता है कि सूर्य और उसका साथी तारा हो, जिसमें से एक सूर्य होता है और साथी तारा सुपरनोवा की स्थिति में हो। ऐसी चीज़ देखने को मिल भी जाती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कि द्वितारक प्रणाली भी प्रचलित है, जो कि हम देख भी चुके हैं पिछले अद्वैतवादी संकल्पनाओं के बाद। जो द्वैतवादी संकल्पनाएं देखी थी उनके अंतर्गत हमने द्वितारा प्रणाली को ही देखा है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? कि ग्रहों में भारी तत्व अंतरतारक, आंतरिक ग्रहों में और बाह्य ग्रहों में हल्के तत्व विद्यमान हैं। इसकी पुष्टि भी इसके द्वारा हो जाती है। सही बात है। और ग्रहों की तेज गति के कारण की जानकारी इस परिकल्पना से हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों प्राप्त हो जाती है? क्योंकि जो साथी तारा था वो सुपरनोवा तारा था, और अगर सुपरनोवा तारा था तो उसकी गति तेज होगी, तो उससे निकलने वाले पदार्थ की भी गति तेज होगी। इसलिए ग्रहों की गति तेज है, यानी कि उनका कोणीय संवेग तेज है। ये विचारधारा इसके द्वारा सॉल्व कर दी गई। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी परिकल्पना आइडियल नहीं होती है, इसमें कोई ना कोई दोष ज़रूर होते हैं। तो ग्रहों के निर्माण के बाद उनके परिक्रमण की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी और वैज्ञानिक दृष्टि से ये खरी नहीं उतरी, इसलिए इस परिकल्पना को फेल माना गया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एलन गुथ। कौन थे? एलन गुथ 1980 में आते हैं और बोलते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू अ थ्योरी दैट इज कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, यानी कि स्फीति सिद्धांत का मैं अपने द्वारा प्रतिपादित करता हूँ, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, ये लास्ट सिद्धांत है। इसके बाद आखिरी सिद्धांत बचता है जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और उससे ही किस प्रकार से सौरमंडल की या फिर ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, आपने कई बार पढ़ा होगा, प्री में भी पढ़ा होगा, मेंस में भी पढ़ते हैं। तो इसको आप एक पेज पर लिखकर, अच्छे फॉर्मेट में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। आपके जो प्रश्न की फॉर्मेटिंग है वो आप को समझ में आएगी और हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार का फॉर्मेट रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी परिकल्पनाएं भी कंप्लीट हो जाएंगी और आपको लिखना भी थोड़ा बहुत आने लगेगा। इसलिए अपना आंसर ज़रूर सेंड करिएगा और आपका क्वेश्चन क्या है आपको पता ही चल गया कि आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखकर भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट पढ़ते हैं 4th नंबर का स्फीति सिद्धांत। किसके द्वारा प्रतिपादित की गया? एलन गुथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कब किया गया? 1980 में किया गया। ये क्या कहते हैं कि जो सूर्य है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो कि सूर्य है विशालकाय पिंड और अग्निपिंड के विस्फोट से बना है। किससे बना है? विशालकाय पिंड और अग्निपिंड के विस्फोट से बना है। और ये विस्फोट जब हुआ था और इसी विस्फोट के कारण 1 सेकंड में जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड बहुत गति से फैलने लगा था। जैसा कि बिग बैंग सिद्धांत कहता है, वैसे ही
स्फीति सिद्धांत भी कहता है। क्या कहता है? शुरुआत में क्या हुआ था? एक विशालकाय पिंड था। क्या था? एक विशालकाय पिंड था। अब ये जो पिंड था बहुत ज़्यादा घनत्व और बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव लिए हुए था। कौन कौन सी 3 चीज़ें लिए हुए था? पहली चीज़ था टेम्परेचर, दूसरी चीज़ थी प्रेशर और तीसरी चीज़ थी घनत्व। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के कारण क्या हुआ? इस विशालकाय पिंड में विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब विस्फोट के कारण क्या होगा? जो काले पदार्थ हैं जो कि ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हैं। आपको ब्रह्मांड की परिभाषा पढ़नी चाहिए। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या कहती है कि पदार्थ और ऊर्जा के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। या फिर पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो पदार्थ कैसा? काला पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता लेकिन होता ज़रूर है। तो काले पदार्थ और ऊर्जा से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सीधी सी बात है, आकाशगंगा का भी निर्माण किससे हुआ है? काले पदार्थ से हुआ है। अब काले पदार्थ से जब किसका निर्माण हो गया है? आकाशगंगा का निर्माण हो गया है। अब आकाशगंगा क्या करेगी? आकाशगंगा तारों का निर्माण करेगी। सिंपल सी व्याख्या बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हमारे एलन गुथ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि काले पदार्थों से समूहन हुआ और आकाशगंगा का निर्माण हुआ। और आकाशगंगा जब स्टार्ट हुई तो उसके द्वारा तारों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। और तारे जब बने तो तारों के कारण ही ग्रहों का निर्माण हो गया। यानी कि अदृश्य पदार्थों के समूहन से ही सौर मंडल और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये किसको द्वारा बता दिया गया? स्फीति सिद्धांत में एलन गुथ के द्वारा बता दिया गया। अब 5वां जो लास्ट है वो आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजना है, जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। आप इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा और लिखकर हमारे ग्रुप पर भेजिएगा। हम आपको चेक करके उसका सटीक उत्तर फॉर्मेट भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये काला पदार्थ है दोस्तों, आप देख लीजिए, है ना। इससे ही सारे ब्रह्मांड की और ग्रहों की, सौरमंडल की आदि की उत्पत्ति हुई है। थैंक यू दोस्तों।